हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, इसका जो भाग 4 है यानी कि पार्ट 4 है, जिसमें डीपीएसपी दिया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने जो भी प्रोविजंस थे, जो भी आर्टिकल्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसको हमने एक विस्तृत सेशन में हर एक आर्टिकल्स की विशेषता, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब उसके बाद उसी पे आधारित आज हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम एमसीक्यू करके कंप्लीट कर देंगे डीपीएसपी। तो इसमें देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो आपको छोटे मिलेंगे प्यारे, बट उनके एक्सप्लेनेशन में हम कुछ और भी एक्स्ट्रा सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कोट, ठीक है, इस पे 2 सेकेंड अपना ध्यान फरमाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिगेस्ट मोटिवेशन मम्मी पापा, उनका स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए हमने सेशन में डिस्कस करा था कि क्या है, क्या वो नागरिकों के को निर्देश हैं। ठीक है, जैसे नागरिकों को निर्देश दिया जाता है क्या उसमें, या फिर राज्य को संवैधानिक निर्देश दिया जाता है, या फिर राज्य के अधिकार, या फिर नागरिकों के अधिकार। ठीक है, तो इसका क्या है सही जवाब। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को निर्देश है। ठीक है, क्या है, नागरिकों को निर्देश, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कह रहा है राज्य के निर्देशक तत्वों का संबंध किस भाग से है। ठीक है, तो देखिए इस ये क्या है ना, इसमें हम रिवीजन भी कर लेंगे। क्या ये भाग 1 से है, या भाग 2 से है, या भाग 3 है, या भाग 4 है। तो आपको सही जवाब बताना है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर है भाग 4। ठीक है, तो आपका जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, वो किस में है, भाग 4 में है, किस में, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये बात आप याद रखें। भाग 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यानी कि क्या, यूनियन एंड राज्य और उसके राज्य क्षेत्र बोल लें, या फिर इस मतलब क्या बोल लें, संघ और उसके राज्य क्षेत्र बोल लें। भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम रिवीजन भी करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से, ठीक है, और किस अनुच्छेद के बीच जो डीपीएसपी का प्रावधान है दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये हमने कई जब सेशन किया तो कई बार डिस्कस किया। क्या वो 12 से 35 के बीच में है, या 36 से 51 के, या फिर 52 से 152, या फिर 153 से 170। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था 12 से 35 है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, लेकिन 36 से 51 जो है वो क्या है, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका प्रावधान 36 से 51 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है। तो अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो स्पेन से है क्या, आयरलैंड से, इंग्लैंड, या रूस, किससे है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर है आयरलैंड। ठीक है, तो हमारे वहाँ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 से में नहीं, वहाँ के आर्टिकल 45 से लिया गया है। और आयरलैंड में कहाँ से आया है, स्पेन से। ठीक है, तो आयरलैंड में जो डीपीएसपी का प्रावधान है तो आया है वो स्पेन से, और आयरलैंड से आया है इंडिया में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट, 5 सेकेंड का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपसे मैं अगर पूछूं क्वेश्चन तो आप कमेंट करें, या फिर कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। ठीक है, जिससे हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राज्य के नीति निर्देशकों को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो किस विद्वान ने, क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या के एम मुंशी थे, या ए वी डायसी थे, या ग्रेन विले ऑस्टिन थे, कौन थे इसमें से। ठीक है,
तो जो ग्रेनविले ऑस्टिन है ना, देखिए हमारे पास उतना अधिक टाइम हम नहीं देते हैं भारत की जनता होते हुए भी, लेकिन बहुत लोग हमारे वहाँ से हमारे संविधान को पढ़ पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीख के गए हैं, ठीक है। तो एक फॉरेनर ग्रेनविले ऑस्टिन ने हमारे डीपीएसपी को क्या बोला है, हमारे संविधान की आत्मा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषता कहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, आप बताएं कि किसने कहा था कि ये संविधान की नई विशेषता है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी, किसने कहा था, ठीक है। तो ये शब्द थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, इन्होंने कहा था, ठीक है, कि ये संविधान की एक नई विशेषता है। अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो जो संविधान बन रहा था ना, तो उसमें बहुत सारी कमेटी गठित हुई थी, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग मिलकर संविधान का निर्माण करने में हेल्प किए थे। लेकिन ड्राफ्टिंग का काम, ठीक है, ड्राफ्टिंग कहाँ पे क्या बैठाना है ठीक से, अरेंजमेंट का काम, कुछ प्रावधानों को इंक्लूड करने का काम किसने करा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य शब्द से है, ठीक है। आपने सेशन अगर अटेंड किया होगा तो बिल्कुल आसानी से करेंगे, ठीक है। क्या अनुच्छेद 12 में है या 36 में है, या फिर इसमें से केवल ऑप्शन एक सही है या फिर ऑप्शन दोनों सही हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिएगा, ठीक है। और इसको हमने बहुत अच्छे से सीखा है, तो इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन शासन के लिए मूलभूत होंगे, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो क्या वो 36 के प्रावधान में है या फिर 37 के या फिर 38 के या 39 के। तो याद कीजिए, देखिए स्टेट का डिफिनीशन है 36 में, ठीक है, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है जस्ट लाइक आर्टिकल 12। ये तो है, हो नहीं सकता, ठीक है। अब बात आई आर्टिकल 37 की, ठीक है। तो 37 में ये प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 38 में ये प्रावधान नहीं दिया गया है। आर्टिकल 39 में 2 3 4 प्रावधान हैं, ठीक है। आप उस सेशन पे एक बारी गौर फरमाइएगा जिसमें हमने डिटेल किया है, डिटेल में इसको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 37, ठीक है। आर्टिकल 37 में ये प्रावधान दिया गया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखेंगे क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही उत्तर है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के उल्लिखित अनुदेशकों के समान हैं, क्या ऐसा है। देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए होगी। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। क्या ये है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा तो इसके जवाब तक आप पहुंच गए होंगे। देखिए ये तो गलत है, क्योंकि लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तभी तो इसको राज्य के लिए, राज्य का क्या सकारात्मक अधिकार बोलते हैं। और देखिए भाग 4 में है 36 से 51 है, ये तो सही है। देखिए ये भी सही है, नीति निर्देशक तत्व जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में के उल्लिखित अनुदेशकों के समान है, ठीक है। तो देखिए केवल एक तो सही नहीं है, केवल 2 भी सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। तो आप केवल ऊपर के 2 ऑप्शन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, जो डीपीएसपी के प्रावधान हैं, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको चूज करना है। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यह शासन के लिए मूलभूत होते हैं, यह केवल गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, यह राज्य को सकारात्मक निर्देश देता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित होती है, ये तो सही है, ठीक है।
यह शासन के लिए मूलभूत होते हैं, ये भी है, क्योंकि हमने पढ़ते वक्त ये डिस्कस किया था कि डीपीएसपी के जो आदर्श हैं उन्हीं के आधार पर क्या होता है, नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, यह केवल गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, ये गलत है, क्योंकि गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी तीनों का प्रतिनिधित्व करता है डीपीएसपी। तो हमें सही जवाब मिल गया। ठीक है, यह कथन सही नहीं है, केवल 4 ऑप्शन है। और यह राज्य को सकारात्मक निर्देश है, ये भी सही, अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण है वो नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन सभी निर्देशक तत्वों का जो विचारधारा के आधार पर 3 व्यापक श्रेणियां हैं। जैसे हमने जब सेशन अटेंड किया था तो हमने बताया था कि गांधीवादी, समाजवादी और जो उदारवादी है ये संविधान में नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसके व्यापक पहलुओं को समझने के लिए हमने इनको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 हैं ये तो हैं, और कौन सा श्रेणी का भाग नहीं है, तो अतिवादी है, वो श्रेणी का भाग नहीं है। तो गांधीवादी, समाजवादी और उदार बुद्धिजीवी 3 श्रेणियों में हमने बांट दिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या कह रहा है कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, अच्छे से सेशन को अटेंड किया होगा, तो गांधीवादी विचारधारा हमने डिस्कस करी थी। तो गांधीवादी विचारधारा में ग्राम पंचायत था क्या, कुटीर उद्योग था, सहकारी समितियों का गठन था क्या, एक समान सिविल संहिता थी, तो बताइए, सही जवाब दीजिए। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा में आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन था, बिल्कुल सही। कुटीर उद्योग को आर्टिकल 43 में प्रोत्साहित किया गया था गांधीवादी विचारधारा में, ये भी सही है। सहकारी समितियों के गठन से रिलेटेड प्रावधान भी 43B में दिए गए थे, ये भी सही है। लेकिन एक समान सिविल संहिता का प्रावधान ये आर्टिकल 44 की विशेषता है। ठीक है, जो गांधीवादी विचारधारा से मतलब अलग है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, और ये हो जाती है आपकी एक लिबरल, मतलब ये है आपकी एक लिबरल, ठीक है, लिबरल प्रोविज़न। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद और नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलन है नहीं है, पूछ रहा है। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है और इसके क्या नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो निर्देशक तत्व हैं इसमें कौन से आर्टिकल से मैच नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 39A में क्या समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, तो बताइए है या नहीं। जस्ट वेट, मैं 1 मिनट, सॉरी, चलिए इसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा PDF इधर उधर हो गया था। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि ये जो दिए गए अनुच्छेद हैं इसमें से किन प्रावधानों से मतलब मैच करते हैं, और इसमें ये सही जवाब आपको देना है। इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन से तत्व सुमेलित नहीं हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 39A के प्रावधान में समान न्याय शुल्क, जैसे है ना, जैसे कोई गरीब है तो क्या उसके लिए अगर नहीं कोई वकील है तो उसके लिए मतलब निःशुल्क सुविधा वकील की मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ऐसा प्रावधान क्या 39A में था, तो हाँ था, ऐसा था प्रावधान। ठीक है, अमेंड किया गया था इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, तो ये प्रावधान इंक्लूड किया गया था। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व, ये भी इंक्लूड किया गया था, ये भी था। ठीक है, और देखिए 43B में सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संगठन, ये भी था। ठीक है, अब इसमें 48A देखिए, इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, ये नहीं था। ठीक है, क्योंकि 48 में तो हमने क्या देखा था, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी थी क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए, तो इसका सही जवाब, सॉरी, आर्टिकल नंबर 48 में ये हमने पढ़ा था, और उसमें राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात नहीं कही गई थी। तो इसमें ये जो लास्ट ऑप्शन है ये होगा इसका सही जवाब, कि सुमेलित ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस विषय में बात कर रहा है,
इसमें से आपको बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं जोड़ा गया। अभी देखिए आपने एक्सप्लेनेशन जो सुना उसके आधार पे भी इसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। तो 39 ये तो जोड़ा गया, 43 ये भी जोड़ा गया, 43 भी जोड़ा गया था, ठीक है। 48 ए का प्रोविज़न इसमें इंक्लूड, सॉरी 43 बी नहीं जोड़ा गया था, 43 बी इसका प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो 48 ए भी इसका प्रावधान था। तो 43 बी किसका प्रावधान था? ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविज़न था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43 बी। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया था। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। अभी देखिए आपने तुरंत देखा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए 39 से 43 से 48 से 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हम लोग 2-3 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बात आप याद रखिए। 43 भी अभी हमने बताया 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। अनुच्छेद 45 में जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था, इसको हमने सेशन में डिस्कस किया था, ये भी सही है। क्योंकि अनुच्छेद 45 में जो 6 से 14 तक के बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रोविज़न था वो केवल 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया गया, और उसके ऊपर के बच्चों के लिए 18 ईयर करके इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और उसको अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत जोड़ दिया गया, ठीक है। जो ये 86th अमेंडमेंट कब हुआ था अगर क्वेश्चन बने तो 2002 में हुआ था, और इसके प्रावधानों को सही से कब लागू किया गया तो 1 अप्रैल 2010, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा? अगर तीनों ऑप्शन सही हैं तो तीनों कथन सही हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने देख लिया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए, पढ़िए आप, लाइनें पढ़िए, ठीक है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। जो लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान है, ये है क्या? हाँ बिल्कुल है। जो अनुच्छेद आपका कौन सा है बताइए? लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये आपके आर्टिकल नंबर 37 में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। उसके बाद क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी आपका दिया हुआ है किसमें? 43 ए में, ठीक है। 43 में ये प्रावधान मेंशन है, एक बारी गौर फरमाइएगा। सभी नागरिकों के जीवन को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अवसर, ये भी दिया हुआ है, ये तो है ना। अब उसके बाद क्या है, समाज के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, ये भी है। संविधान का पालन, आदर और सम्मान, ये नहीं है। नीति निर्देशक तत्व में ये बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो ऊपर के चारों प्रावधान ठीक हैं, लेकिन नीचे का प्रावधान नहीं मेंशन है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 17 में क्या कहा गया है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा अनुच्छेद का संबंध किससे है? विदेशी नीति से है। अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा तो बखूबी कर पाएंगे, ठीक है। 48 अभी पशुओं से दुधारू किससे रिलेटेड था? सॉरी, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, है ना, 48 ए। और उसके बाद 48 था दुधारू पशुओं का संरक्षण से रिलेटेड, और उसमें मतलब साइंटिफिक अप्रोच अपनाना था इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए इनकी स्थिति को, है ना। और अनुच्छेद 49 में किससे रिलेटेड बात कही गई थी? आप इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 50 किसके विषय में बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर, जो मतलब शक्तियों का वितरण है ना, उससे रिलेटेड, यानी कि जो जुडिशरी पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब है ना, न्यायिक शक्तियाँ और वैधानिक, वो क्या बोलते हैं, वैधानिक निकायों की शक्तियाँ और कार्यकारी शक्तियाँ, इनका क्या है मतलब वितरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। ये आपके 2020 के यूपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। तो इसमें जो अनुच्छेद 51 है ना, यही क्या करता है, विदेशी नीति से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लगा हुआ है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है, ये आप जानते हैं,
ठीक है। और ये मात्र एक गोवा राज्य है जहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है, लागू है, जहाँ पे समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये बताना है, या फिर उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आप जवाब दीजिए। क्या ये गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, या फिर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, या फिर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, इसमें से कौन सा सही जवाब है, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा सही जवाब है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। क्योंकि देखिए गांधीवादी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना ये पार्शियली कहीं इधर उधर दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत कुछ प्रावधान है, सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत कुछ प्रावधान है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्या है, लोकतंत्र की स्थापना का प्रावधान इसमें लिखा गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, तत्वों, या फिर बोल लें डीपीएसपी में, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का जो मतलब संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो भारत के संविधान के किस भाग में मतलब इसका प्रावधान है, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या मौलिक अधिकार में है? नहीं। क्या पहली अनुसूची में है? नहीं। मौलिक कर्तव्य में? नहीं। किस में है? डीपीएसपी में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, किसकी? कल्याणकारी राज्य, किस में? आर्टिकल 37 में ये बात कही गई है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आपको बताना है कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो अभी हमने देखा, अगर आपको याद हो तो अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए 39 में है क्या? नहीं। 40 में? पता नहीं। 44 आप जानिए। 48 सब देखिए हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसका सही जवाब 40 है, ठीक है। 39 की विशेषता भी हमने देख ली है। 44 भी समान नागरिक संहिता की बात बार बार हम कर रहे हैं। 48 में भी दुधारू पशु, फिर 48A में आपका है क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, और 48 में क्या है, जो मतलब जो अभी पशुधन है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी समृद्धि है ना। तो ये बातें अनुच्छेद 48 में कही गई हैं। तो इस तरह से हमने 21 क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, आपको ये बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये इसमें कौन सा एक सिद्धांत है जो सम्मिलित नहीं है उसमें, ठीक है। तो पढ़िए, देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, काम पाने का अधिकार, मद्य निषेध, सूचना का अधिकार, इसमें से कौन सा आपका नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन है, बिल्कुल है, 43 में ही तो इसका प्रावधान है। कम पाने का अधिकार ये भी है, 41 में इसकी बात कही गई है, ठीक है। मद्य निषेध ये भी है, 47 में हेल्थ की जब बात हो रही थी तो मदिरा का निषेध है ना, मादक पदार्थों के निषेध से संबंधित बात कही गई थी। सूचना का अधिकार गलत, ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ठीक है, तो सूचना का अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा सूचना का अधिकार, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन है। इसमें से बताना है कि ये कथन किनका है, कौन सा कथन या देखिए ऊपर वाली लाइन पढ़िए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार, जैसे बैंक क्या करता है अपनी सुविधा के हिसाब से चेक जारी करता है ना, उसी तरह से है। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर केटी शाह ने, या के एम मुंशी ने, या बी आर अम्बेडकर ने? तो किसने कहा था? देखिए बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, यह एक नई पहल है, संविधान की यह एक नई पहल है, ये बात कही थी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। के एम मुंशी ने क्या कहा था वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था ये भी आने वाले सेशन में देखेंगे। तो इसका सही जवाब है के टी शाह का, ठीक है। तो के टी शाह जी ने कहा था क्या, कि यह नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना
वो एक चेक है, जैसे बैंक में चेक होते हैं, और बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये आपसे पूछता है क्या कि क्या राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? क्या राज्य का इसमें से बताना है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए पहला पढ़िए, मादक पदार्थों के उपभोग पर रोक, ये तो है 47 में, यही तो बात कही गई है। गोवध निषेध 48 में हमने बात करी। फिर क्या है, 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो 14 से 16 वर्ष किया गया, इसको आर्टिकल 21A में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया। पर्यावरण का संरक्षण 48A में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो ये है आपका सही जवाब। जो 16 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा है ना, ये पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में था, लेकिन बाद में ये हटा के 21A में इंक्लूड करके और 14 से 16 कर दिया गया। और यहाँ केवल नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, प्रावधान है, शिक्षा, नियोजन, उनका देख रेख, है ना। तो ये बात आप याद रखिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए, आज का सेशन समाप्त हो गया। मुझे लगा और भी क्वेश्चन होंगे तो मज़ा आएगा। जय हिंद दोस्तों, और आपका हमेशा की तरह आपका वैल्यूएबल टाइम केवल 5 सेकेंड, ठीक है, वो आप मेरे लिए दीजिए। ठीक है, क्या करने के लिए? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से जोड़ने के लिए और इस फैमिली के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में असुविधा होती है तो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उस पर हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक मतलब समय देख के। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और प्लीज़ आप इस फैमिली की ग्रोथ में हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।